हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, प्लानिंग एंड मैनेजिंग द तो इस चैप्टर को फुली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर को। अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। चल दो, बढ़ते हैं एक नई और वीडियो की तरफ। तो देखो, ये चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा है वाई डू वी प्लान, कि हमें प्लान क्यों करना चाहिए। देखो, इकोनॉमी में क्या है ना, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, यानी कि हमारे पास जो पैसे वगैरह हैं वो लिमिटेड है। देखो, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं लेकिन आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड है। आप चाहते हैं मैं वो ड्रेस भी खरीदूं, आप चाहते हैं मैं कुछ और भी खरीदूं, आप चाहते हैं मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, सब कुछ हमारी डिज़ायर्स हैं। लेकिन हमें जो है उस पैसे का बहुत ही जो है अच्छे से उपयोग करना पड़ता है। तो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यूज़ करना है। अगर हमें इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मतलब कि सोचना और इस तरीके से अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज करना कि जो भी हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाएँ। तो प्लानिंग्स में हम यहाँ प्लानिंग में क्या होता है, बेसिकली हम प्लान को बनाते हैं और उसके बाद प्लान को मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनकी प्लानिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे हम जो अपने हमारे बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि कैसे हमें जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है ताकि हम अपनी जो इकॉनमी है उसको डेवलप करें, कोऑर्डिनेट करें। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया में अगर हम उसकी बात करें तो वो 1950 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और हमारे लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लानिंग जो है वो हमारी मदद कैसे करेगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें कंट्री की, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसके जो रिसोर्सेज है काफ़ी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें चाहे हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, तो काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज है ये हमें मजबूर करती है कि हमें इन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि जब भी हमें प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कंजम्पशन करना है तो इनका हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें। और अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो नेशन है उसकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमें ज़रूरत है कि हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज, प्रॉपरली मोबिलाइज करें। अगर हमारे जो रिसोर्सेज है नेशन में उसके हमारे कौन कौन से एक नेशन के रिसोर्सेज आ जाते हैं, तो बात करें रिसोर्सेज की तो दो तरीके के रिसोर्सेज है एक नेशन में। एक हमारे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे हमारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, कि कई कई देशों में जो ह्यूमन है उसकी कमी होती है, कई कई जगह पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी कमी। तो दो तरीके के हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मोबिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मोबिलाइजेशन की बात करें तो मोबिलाइजेशन एक मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, थिंग्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरीके से असेंबल करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको इमीडिएटली उनका यूज़ करें। ठीक है, अब जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सेम पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। क्यों? जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसका मतलब क्या है कि हमारे जो लॉक्ड रिसोर्सेज है उनको रिलीज़ करना, धीरे धीरे उनको निकालना। क्योंकि हर एक कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं और हर एक कंट्री के पास अपनी टेरिटरी में कुछ रिसोर्सेज होते हैं और जो रिसोर्सेज एक कंट्री की टेरिटरी में होते हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज एक कंट्री की टेरिटरी में होते हैं हम उन रिसोर्सेज को बोलते हैं ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन कंट्री क्या बोलते हैं उनको कि ये डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो कभी कभी रिसोर्सेज जो हैं ये कलेक्टिव यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि सब लोग इनका यूज़ नहीं कर सकते इन रिसोर्सेज का, क्योंकि जो परसेंटेज है रिसोर्सेज की वो हम देखते हैं कि उसका कितना पोटेंशियल है।
ठीक है। अगर हमारी जो रिसोर्सेज की हम बात करें तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा कम है कि सारे लोग जो है रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते, रिसोर्सेज कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हमें एक नेशन की डेवलपमेंट भी हम अगर चाहते हैं कि एक नेशन डेवलप भी करे, तो हमें देखना पड़ता है कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी हैं, कैसे हम उनको अच्छे से प्लान्ड वे में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ तरीके की प्लानिंग हमारे पास आ जाती है जिसको हम यूज़ करके अपने रिसोर्सेज को बचाने की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्लानिंग हमें देखने को मिलती है दैट इज़ नोन एज इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला रिसोर्सेज है दैट इज़ इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। कौन सा है? इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। इसको समझते हैं ये कौन सी प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेटिव प्लानिंग में बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग क्या करती है, ये पुट फॉरवर्ड या इंडिकेट करते कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस बताती है कि अगर हमें गोल को अचीव करना है तो ये कुछ गाइडलाइंस हमें बताती है, ठीक है। अब इंडिकेटिव प्लानिंग ना मिक्स्ड इकॉनमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें फ्रांस की जो एक मिक्स्ड इकॉनमी है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, लेकिन अगर हम देखें तो फ्रांस की और बाकी जो है प्लानिंग से काफ़ी अलग है ये इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। फ्रांस में अलग तरीके की इंडिकेटिव प्लानिंग होती है और यहाँ पे अलग तरीके की बाकी कंट्रीज़ में जो मिक्स्ड इकॉनमी है। लेकिन बेसिकली अगर हम इस इंडिकेटिव प्लानिंग का मीनिंग जानना चाहें तो वो क्या होता है, वो होता है कि जो स्टेट है वो एक प्राइवेट सेक्टर को जो है कंट्रोल कर रही है डिफरेंट वेज में, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वहाँ पे जो हमारा जो सेंटर है, ठीक है, प्लस जो हमारा हमारा जो पब्लिक जो हमारी जो स्टेट है वो क्या करती है, वो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो पब्लिक प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं एक साथ में, ठीक है। तो स्टेट यहाँ पे क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करती है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस इशू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लाइसेंस इशू कर दिया इस तरीके से, फिर कोटास के थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी तरीके से जो है काम करती है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनके टारगेट्स एंड प्लान की प्रायोरिटीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन स्टेट फिर जो है एक कंप्लीट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को एक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो ये है हमारे इंडिकेटिव प्लानिंग। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की कि कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग को हम बेसिकली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करते हैं जिस तरीके से हमें सेंटर बताती है। या बेसिकली जो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है वो हमारी जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ये हो गया हमारा जानने के लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहाँ पे यूज़ होती है। ये होती है जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे, और स्टेट यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट के प्लानिंग के कंट्रोल करती है, ठीक है। तो स्टेट ऑप्टिमिकली क्या करती है, यहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है ताकि हम कैसे प्लान को अचीव करें। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सॉवरेंटी है उसको भी देखा जाता है, और कंज्यूमर को एक फिक्स्ड प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। और अगर हम बोलें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है काफ़ी रिजल्ट होती हैं। आप चाहो तो आज हम प्लान चेंज कर देते हैं तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। उस प्लान को चेंज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ईजिली वो चेंज नहीं होता है। और ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ इस तरीके की प्लानिंग का यूज़ करती हैं ये काफ़ी इकॉनमी को भी इफ़ेक्ट करती है। फिर हमारी जो नेक्स्ट इकॉनमी है, नेक्स्ट प्लानिंग है दैट इज़ स्ट्रक्चरल प्लानिंग। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग में क्या है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग का बेसिक एम क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना, ठीक है। इस प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हमारे पास सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग में, मतलब उसकी जगह एक न्यू स्ट्रक्चर ले आते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी हमें स्ट्रक्चरल प्लानिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम एक न्यू सिस्टम ही लेकर आ जाते हैं, ठीक है। एक न्यू सिस्टम हम ऑपरेट कर देते हैं, उसकी जगह और कोई सिस्टम नहीं लाते, एक न्यू सिस्टम आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका बेसिकली जो
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारी कोई कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो सोशलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इस तरीके का जो चेंज है हमें इस जो प्लानिंग है उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है रशिया और चाइना, वो इसी तरीके की स्ट्रक्चरल प्लानिंग को फॉलो कर रही हैं। तो फंक्शनल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है न्यू स्ट्रक्चर बनाने की। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमने जो ऊपर वाली प्लानिंग पढ़ी स्ट्रक्चरल प्लानिंग, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल चेंज कर रहे थे स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटलिस्ट से सीधा सोशलिस्ट पे जंप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कैपिटलिस्ट से सीधा कम्युनिस्ट पे जंप कर रहे हैं। इस तरीके की प्लानिंग थी वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शनल प्लानिंग की तो फंक्शनिंग प्लानिंग में कोई ज़रूरत नहीं है न्यू स्ट्रक्चर बनाने की। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास पहले का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आ जाता है एग्जिस्टिंग, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हम उसी को करेक्ट और मॉडिफाई इसमें कर लेते हैं। और एक पर्सन है ज्यूइंग, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये एक पर्सन है जिन्होंने लिखी है एक वर्क द प्लानिंग ऑफ फ्री सोसाइटीज़। ये बोलते हैं फंक्शनिंग प्लानिंग खाली रिपेयर ही नहीं होती है, बट ये न्यू नहीं बनती है, ये खाली रिपेयर हो सकती है, खाली यहाँ पे हम रिपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको इम्प्रूव करती है, ना कि उसकी जगह कोई और प्लान लेकर आ जाती है। तो ये एक कंजर्वेटिव या फिर एवोल्यूशनरी टाइप की प्लानिंग है जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ओवरटर्न नहीं करती है, और ये जो है अपनी जो जहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है वहाँ पे ये करेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो फंक्शनल प्लानिंग है उसका कोई भी चेंज, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जो हमारी जो सोशल प्लस जो इकोनॉमिक सेटअप है उस पर, ठीक है। उसके बाद ये प्लानिंग जो है ये जो अच्छा ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है सेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही हमारे फ्रेम, अडॉप्ट, एग्जीक्यूट, सुपरवाइज एंड प्लान को कंट्रोल करती है। जो प्लानिंग अथॉरिटी है वही हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिटरमाइन करती हैं। और प्लानिंग अथॉरिटी कहीं ना कहीं जो प्लानिंग रिसोर्सेज हैं उनमें काम करती हैं। अब इस तरीके की जो प्लानिंग है वो कैसे होती है, ये टॉप टू द बॉटम अप्रोच में होती है। और ये प्लान कहीं ना कहीं इक्वालिटी एंड कोहेशन को बताता है। लेकिन जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है ये कुछ बेसिक पॉलिसीज़ को तय करती है, क्योंकि रीजनल एंड लोकल लीड्स के अकॉर्डिंग ये देखते हैं। तो ये हमारा था सेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या है, एक मल्टी लेवल प्लानिंग है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन काम करते हैं कि ताकि प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस प्लानिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग की वो लोकल एंड रीजनल ऑफिशियल्स के पास होती है, जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस देते हैं कि किस तरीके से प्लान हो करेंगे हम एग्जीक्यूट, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वो ग्रॉस रूट लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि पहला जो सेंट्रलाइज प्लानिंग पढ़ा वहाँ पे हमने टॉप टू द बॉटम अप्रोच का कंसेप्ट पढ़ा, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बॉटम टू द टॉप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है वो कौन सी अप्रोच को डिनोट करती है, वो है बॉटम टू टॉप, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, टॉप की तरफ बढ़ती है। और इसके अंदर जो प्लान है वो हमारी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूट करती है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द कंट्री के साथ मिलकर। उसके साथ साथ एक और नेक्स्ट तरीके की प्लानिंग आती है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। क्या नाम है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है, जिसको हम कितने सालों के लिए कर देते हैं, 15 से 20 या 25 सालों के लिए हम इस प्लानिंग को कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस प्लानिंग में फिर हम स्मॉलर गैप्स रखते हैं, स्मॉलर प्लान्स बनाते हैं, ताकि ये स्मॉलर प्लान्स बना के हम जैसे 5 ईयर प्लान्स थे हमारे वैसे, ताकि एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है वो हमारी यहाँ पे बनी रहे कि हमें 20 से 25 साल में इतना ज़्यादा कंट्री को आगे लेके जाना है, फिर उसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि 25 साल के लिए हम एक प्लान लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप कोई प्लानिंग आज कर लेते हो कि मैं ऐसा करूँगा, तो प्लानिंग कभी वैसी रहती नहीं है, वो चेंज होती रहती है, उसको आपको अकॉर्डिंग टू टाइम मॉडिफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पर्सपेक्टिव प्लानिंग है वो एक जो है एक प्लान नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको अपने अकॉर्डिंग देख के डिवाइड करते रहते हैं, क्योंकि हमें जो टारगेट है वो हमारा मेन मोटिव होता है, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग का ऊपर नीचे
होती रहती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारी कंट्री भी जब आज़ाद हुई 1947 में ब्रिटिशर से आज़ाद हुई, और उसके बाद 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा देश भी इतना पिछड़ा हुआ देश था, तो हमारे पास भी रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे। तो हमें भी ज़रूरत थी कि अगर हमारी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो उसको ज़रूरत थी कुछ ऐसे प्लान्स की जिसके थ्रू वो डेवलप कर सकता था। तो इसीलिए हमारी कंट्री ने उस समय लाए कुछ प्लान्स, ठीक है, जहाँ पे हमने टारगेट रखा कि हम इतनी इतनी चीज़ों को अचीव करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56 में, और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना 1951 से 56 के बीच में, इसका मेन मकसद था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमें उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना है, ताकि जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 1961 में, ठीक है। तो 1961 से 66 में हमारा आया सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसका मेन मकसद था कि जो हमारा कंट्री है उसका जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको क्रिएट करना, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी, एक पर्सन थे जिनका नाम था महान लोबीज प्लान, ठीक है। महान लोबीज मॉडल से हमने ये चीज़ ली थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है, अब देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में बेसिकली 1961 से शुरू होता है और ये 1966 तक रहता है ये प्लान। अगर हम इस प्लान की बात करें तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा जो 1962 में क्या होता है, इंडिया चाइना की वॉर हो जाती है, ठीक है, एक ये चीज़ हुई यहाँ पे। दूसरा नंबर 2 पे अगर हम देखें तो 65 में जो है हमारी जो पाकिस्तान है उसके साथ जो है लड़ाई हो जाती है, ठीक है। हमारी जो पाकिस्तान है उसके साथ लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और हमारा ये प्लान कहीं ना कहीं अल्टीमेट अनसक्सेसफुल रहता है, ठीक है। ये प्लान में हमने जो सोचा था वो हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इस टाइम पे क्या करते हैं 1966 में हम क्या करते हैं, हमारा प्लान्ड हॉलीडे हम रख देते हैं कि अब हम कोई प्लान नहीं करेंगे, और ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम 66 में फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन करके हमारा मेन मकसद यही था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, जो क्रॉप है, जो फूड है, एटलीस्ट हम अपनी कंट्री में वहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ। फिर हमारा जो 1969 में नेक्स्ट प्लान आता है, ठीक है, 1969 में, यानी कि 2 साल का ब्रेक हो गया। 66 तक थी हमारी प्लानिंग, तो 66 तक मतलब 2 वॉर्स हो गई, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको हैरानगी लग गई, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो प्लानिंग है वो भी ख़राब हो गई, क्योंकि अगर घर में कोई ऐसा माहौल बन जाए तो वहाँ पे भी जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने नहीं सोची होती हैं, तो प्लानिंग काफ़ी उससे बिगड़ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ प्लान की बात करें तो वो 1969 में से लेकर 74 तक हमें देखने को मिलता है। और ये जो फोर्थ प्लान है इसका मेन फोकस था कि हमें जो है एक ग्रेटर सेल्फ रिलायंस चाहिए, स्पेशली हमें डिफेंस के सेक्टर में, क्योंकि 2 वॉर्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है अच्छे से ज़्यादा सेल्फ रिलायंस बनना होगा डिफेंस के मामले में, ठीक है। उसके साथ साथ फिफ्थ प्लान की बात करें तो यहाँ से जहाँ पे सबसे पहले हम इशू उठाते हैं कि पॉवर्टी को हटाना हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर सिक्स्थ प्लान जो 1980-85 स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम रियलाइज्ड करते हैं कि ग्रोथ जो है वो अगर ऐसे हम चलते रहेंगे ग्रोथ ये सफिशेंट नहीं होगा। हमें ज़रूरत है कि जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ है हमारी कंट्री में, जैसे पॉवर्टी जैसे इश्यूज़ को हटाने की ज़रूरत है। इसीलिए जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ को लेकर आती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी स्कीम्स थी जिनको मिलाकर जो है बना दिया जाता है, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरीके की स्कीम्स को मिला के जो है एक पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद इसका ये जो फर्स्ट प्लान था जो फोकस कर रहा था कि जेंडर इश्यूज़ क्या हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं स्टेट्स के बीच में और जो रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे फोकस किया जाए।
तो उसके साथ साथ हमारे ये आगे 6 प्लान, ठीक है। अगर हम अपने 6 प्लान का जनरल एनालिसिस करें फ्रॉम प्लान 1 टू प्लान 6, तो ठीक है, एक एनालिसिस अगर हम देख लें, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम एनालिसिस देखें, एक जनरल एनालिसिस की बात करें, तो प्लान 1 से प्लान 6 तक फोकस हमारा था पब्लिक सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो मोर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ही कर रहा था, और गवर्नमेंट ही जो है वो क्या कर रहा था, इंश्योर कर रहा था चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल ओवरटर्न है 3 5 ईयर प्लान्स में, वो कहाँ पे था हमारा, कि हमें 5 ईयर प्लान्स पे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है, पब्लिक सेक्टर को सेटअप करना है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को सेटअप करना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, सेल्फ रिलायंस होना है, ठीक है, और एक इंडिया को सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी बनाना है, ताकि इंडिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्लस जो इकॉनमी नीड्स हैं उसको पूरा कर पाए, ठीक है। तो टूवर्ड्स प्लान 5 और प्लान 6 की बात करें, तो पॉवर्टी एंड वेलफेयर ओरिएंटेशन प्लान में जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम जो हमारा, तो ये सारे प्लान्स हम अभी कवर करके आए, जैसे 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी स्लाइड्स बनाई हैं, आप देख सकते हो इनको यहाँ पे। जैसे ये 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये 5 ईयर प्लान, तो ये सारी हमने थोड़ी स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको एक क्विक रिव्यू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम 7th प्लान की तरफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें 7th प्लान की, ठीक है, 7th प्लान से शुरू करते हैं अभी। 7th प्लान, ठीक है, अगर हम बात करें 7th प्लान की, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहला तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहेगा कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, और दूसरा हमारा मेन मकसद रहेगा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो घटता जा रहा है, जिसकी वजह से 50% वो है घट चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी जो है मजबूत होके बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इस प्लान में हमने रिकॉर्ड किया कि हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो काफ़ी हुआ, 10.4% का हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। ये क्यों हुआ, अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें 3.8% था, और इस प्लान में काफ़ी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने पहली बार जो है जो प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्ट आउटस्ट्रिपिंग एक्सपोर्ट है वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा था, फिर इंडिया को काफ़ी पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी चुकाना पड़ रहा था। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्ट आउटस्टेटिंग एक्सपोर्ट का क्या मतलब है। बेसिकली ये मतलब है कि इंडिया बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो क्या कर रहा था, वो इम्पोर्ट करा रहा था बाहर से, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का इम्पोर्ट काफ़ी है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को फेस करना पड़ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो मतलब फॉरेन देशों में हमारी कंट्री से काफ़ी पैसा जा रहा है, और इंडिया में एज अ रिज़ल्ट काफ़ी कम पैसा जो है इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया डेफिसिट में बढ़ रहा है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप इतना इसको रखो, ठीक है। उसके बाद एक और प्लान हॉलीडे आया, एक तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे देखने को मिला, एक हमें प्लान हॉलीडे देखने को मिलेगा 90 से 92 के बीच में। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारे आएंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ पे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर से एक प्लान हॉलीडे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम 8th प्लान की बात करें तो 8th प्लान में 1992 से 1993 और 1997 तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेसिक एम क्या था कि हमें ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, सेल्फ सफिशेंसी लानी है फूड ग्रेन्स में। पहली बार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, स्पेशली इनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी में। और पहली बार हम कोशिश करेंगे कि जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल कर दिया जाए, और जो इलिटरेसी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। 15 से 35 साल में हमें क्या करना है, इलिटरेसी को यहाँ से
इरेडिकेट करना है। काफ़ी ये प्लान जो था, ये पहला प्लान था जिसने पीपल्स का इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन देखी एजुकेशन, लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इरिगेशन में, ठीक है। तो ये अगर हम नाइन्थ प्लान की बात करें तो नाइन्थ प्लान जो है, हम देखते हैं नाइन्थ प्लान कहीं ना कहीं जो पहले वाला प्लान था उसको ही आगे एक्सटेंड करता है, जिसका जो फोकस था कि हमें ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोवाइड करवानी है। टेंथ प्लान यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, बट टेंथ प्लान की बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टेंथ प्लान है उसी समय आया था एमजी नरेगा, ठीक है। एमजी नरेगा क्या है, ठीक है। एमजी नरेगा एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो कि एक स्कीम है जो 2005 में लाई गई थी, और ये टेंथ प्लान के टाइम पे ही हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करें तो ये प्लान काफ़ी एम्बिशियस था। इस टाइम पे एक जो है पॉवर्टी रिडक्शन, एलिमेंट्री एजुकेशन, लिटरेसी एंड अदर इश्यूज़ पे काम हुआ। जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो भी इसी टाइम पे आया, ताकि जो भी हमारी कंट्री के फिजिकल प्लस जो रेवेन्यू डेफिसिट है उनको कम से कम किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर 11th प्लान की हम बात करेंगे तो 11th प्लान की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 11th प्लान के टाइम पे हमें इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। तो उसके साथ साथ जिसका मतलब क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब था कि जितने भी हमारे मासेस हैं उनको बेनिफिट किया जाए। यहाँ पे बहुत ही मॉनिटरेबल एंड क्वान्टिफिएबल टारगेट्स को सेट किया गया, ठीक है। तो ये हमारा 11th प्लान था। अगर हम बात करें 12th प्लान की तो 12th प्लान 2012 से 17 तक हमें देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली काम कर रहा था इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही। अब जो प्लान था उसका मेन मकसद था कि वो इंडिया का एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वही चीज़ें हैं कि इनको ही इम्प्रूव करना है, इनको ही इनकरेज करना है, ठीक है। कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो, ठीक है। यही चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे 12th प्लान में देखने को मिली। अब देखो 12th प्लान तक ही प्लान आते हैं, आगे जो है 13th प्लान क्यों नहीं आता है, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया का जो डेवलपमेंट प्लानिंग है जो 1951 से स्टार्ट हुई है और ये मार्च 2017 में कंक्लूड हो जाएगी 12th 5 ईयर प्लान के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लानिंग कमीशन, जो एक बॉडी है जो इन प्लानिंग को लेकर आ रही है, उसी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा 2015 में, और उसकी जगह एक न्यू बॉडी दैट इज़ कॉल्ड नीति आयोग उसको लेकर आ जाएगा। और नीति आयोग का मेन मकसद क्या होगा कि उसको स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में नीति आयोग जो है वो एक 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, ठीक है। एक 7 ईयर स्ट्रैटेजी प्लस 3 ईयर का एक्शन एजेंडा बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने अपना 3 साल का एक्शन एजेंडा 2017 से 18, 19 से 20 को लागू किया था 2017 में। तो अगर हम प्लानिंग कमीशन जैसे ही डिज़ोल्व हुआ तो कोई भी फॉर्मल प्लान्स हमने नहीं बनाए, 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए, ठीक है। क्योंकि ये जो लेटेस्ट था ये 2017 से 2022 में था, बट 2017 से 22 में मतलब 2017 में हमने ये प्लानिंग बंद कर दी। आज अब भी कोई 13th 5 ईयर प्लान नहीं आता है। तो हमने प्लानिंग, सवाल ये है कि हमने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश क्यों किया, ख़त्म क्यों किया इस बॉडी को, और उसकी जगह दूसरी बॉडी लाई ही क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के जो प्लानिंग प्रोसेस की लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी इरेगुलर हो गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स पे ये चीज़ें डिपेंड थी। सिंपली अगर हम बोलें तो इसका जो मेन मकसद था, सिंपली अगर हम बोलें तो जो प्लानिंग कमीशन है उसमें डेटा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो काफ़ी डेटा प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करने को मिली। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है डेटा प्रॉब्लम, ठीक है, कि इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया। सेकंड, जो यहाँ पे जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी जॉब में डुप्लीकेशन देखने को मिला, ठीक है। और स्टेट्स जो हैं ये एक पैरेलल डिविजन्स को सेट कर रही थी प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। अगर हम देखें तो जो टारगेट गोल्स हैं, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने बहुत ही जो है आर्बिट्रली इनको कंप्रोमाइज़ भी किया है। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि क्वालिटी बजटिंग थी जिसकी वजह से हमें ये प्लान फेल होते हुए नज़र आ रहे थे। फिर अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की तो 5 ईयर प्लान एनुअल बजटिंग एक्सरसाइज के साथ भी जो था सम्मिलित नहीं था। तो अगर हम बात करें, अगर अच्छा बजट सिस्टम नहीं होगा इसकी वजह से जो हमारा जो
प्लानिंग है वो एक अकेडमिक तौर पे ही रहेगी, यानी कि एक अकेडमिक एक्सरसाइज ही रह जाएगी, यानी कि ये खाली किताबों पे लिखा रह जाएगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो है प्लानिंग कमीशन को अपने पार्किंग लॉट की तरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी एक जो थी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो प्लानिंग कमीशन है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट करता जा रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ अरुण जेटली एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि प्लानिंग कमीशन सिर्फ एक कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर में ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो इंडिया जो है एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो यहाँ पे जो है ये जो है प्लानिंग कमीशन जो है उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह गया। जो प्लानिंग कमीशन का एक जो स्लोगन है, जो एक अप्रोच है बोल सकते हैं हम, वन साइज फिट्स ऑल, ये कहीं ना कहीं स्टेट्स पे भी पॉलिसी को इम्पोज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो रह नहीं गई है, तो इसकी वजह से जो प्लानिंग कमीशन है उसको कहीं ना कहीं अबॉलिश करने की बात की गई। अब मल्टी बजटिंग क्या प्रॉब्लम थी, जो मल्टी ईयर बजटिंग है कंट्री में, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो मल्टी ईयर बजटिंग क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसके लिए आ रही थी। फॉर एग्जांपल भारत निर्माण को लॉन्च कर दिया जाता है 2005 से 9 तक, फिर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रीन्यूएबल मिशन को लॉन्च कर दिया जाता है 2006 तक, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। हाउएवर 5 साल जो है ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड था प्लानिंग का। इसमें क्या करते थे हम, 3 साल का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट करते थे और 2 साल देखते थे कि कितना अच्छे से ये प्लान जो है सफल हुआ है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्लान्स आ रहे हैं उनका भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, और इसीलिए ज़रूरत थी हमें कि प्लानिंग कमीशन को डिसमिस करके उसकी जगह एक न्यू बॉडी लाई जाए। उसकी जगह जो प्लानिंग कमीशन है और जो नीति आयोग है, अगर हम देखें तो उनके बीच में कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन निकलता है। ठीक है, देखते हैं। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है, जबकि नीति आयोग भी एक एडवाइजरी बॉडी है। बट अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जो प्लानिंग कमीशन है उसके पास पावर थी कि वो फंड दे सकता था मिनिस्ट्रीज और स्टेट को प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो ये जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। तो नीति आयोग आज के टाइम पे एक थिंक टैंक और एक ट्रूली एडवाइजरी बॉडी है। जो अगर बात करें हम प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट का रोल था वो काफ़ी लिमिटेड था। स्टेट्स को जो है काफ़ी प्लानिंग कमीशन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता अगर उन्हें कोई भी एनुअल प्लान को अप्रूवल करवाना होता। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड फंक्शन है स्टेट के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। लेकिन अगर हम नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूनियन टेरिटरी के, वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पता चलता है कि स्टेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है नीति आयोग में। ठीक है, अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता था, जबकि नीति आयोग में ये अप्रोच रिवर्स है। इसका जो एम था कि ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करना ताकि हम जो क्रेडिबल प्लान्स हैं उनको बना सकें विलेज लेवल पे और इनको प्रोग्रेसिवली एग्रीगेट कर सकें हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो रीजनल कौंसिल है नीति आयोग में, उसका मेन प्रोविज़न था कि हमें जो लोकल प्लस जो रीजनल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस करना है। नीति आयोग का मेन फंक्शन है कि हमें जो है कहीं ना कहीं जो नेशनल सिक्योरिटी की नीड है उसको भी एड्रेस करना है। उसके साथ साथ बात करें अगर हम प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन सेंट्रल प्लान्स बनाता था, जबकि नीति आयोग जो है ऐसे प्लान्स को नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो प्लानिंग हो रही है, जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि किस तरीके से प्लानिंग इम्प्लीमेंट हुई है, उसको अच्छे से इवेल्युएट करो। इसी तरीके से नीति आयोग एक एडवाइजरी प्लस मॉनिटरी फंक्शंस है नीति आयोग के। ठीक है, तो एडवाइजरी एंड मॉनिटरी फंक्शंस हमारे प्लानिंग कमीशन के पास भी थे। तो जो फंक्शन है ना कि वो प्लान बना सकते हैं, फंड दे सकते हैं, ये जो पावर थी प्लानिंग कमीशन के पास थी। अब ये नीति आयोग के पास नहीं रही। तो जो गवर्निंग काउंसिल है जिसके सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के, ये ऐसे ही है जैसे हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था। लेकिन हमारा जो नीति आयोग है उसके सामने काफ़ी चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे उनको एक हाई क्वालिटी रिसर्चर्स जो है नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी मेकर्स के अंदर एक विलिंगनेस लाना कि वो एक एविडेंस लर्न करें। ठीक है,
तो जो प्लानिंग कमीशन है ना, वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी बेंट था, लेकिन नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि एविडेंस यानी कि ग्रुप डेटा के ऊपर काम करता है पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।